साल 1962, शहर इलाहाबाद। शाम का समय था, सूरज डूबने में अभी कुछ समय बाकी था। इलाहाबाद की ऐतिहासिक इमारत आनंद भवन में दो पुराने दोस्त चाय पी रहे थे। उसमें से एक देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे थे समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा राम मनोहर लोहिया। साल 1962 आते आते यह बात पुरानी हो चुकी थी जब लोहिया और पंडित नेहरू एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। अब तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन बस राजनीतिक दुश्मन। इलाहाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर फूलपुर नाम की एक लोकसभा सीट है। फूलपुर प्रधानमंत्री नेहरू की लोकसभा सीट थी, लेकिन साल 1962 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी लोहिया ने अपने पुराने दोस्त प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ पर्चा भर दिया और फूलपुर चुनाव लड़ने चले गए। लोहिया दिन भर फूलपुर की सड़कों पर नेहरू की नीतियों की आलोचना करते और शाम में आनंद भवन में नेहरू के साथ बैठकर चाय पीते। फिर अगली सुबह दोनों इलाहाबाद से फूलपुर की ओर चुनाव प्रचार में निकल जाते। तब के दिनों में राजनीति में इतना लिहाज बचा था कि विरोधी विचार वाले भी साथ में उठते बैठते थे। चुनाव परिणाम आया तो प्रधानमंत्री नेहरू करीब 64,500 वोट से चुनाव जीत गए। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको साल 1962 के लोकसभा चुनाव, इलाहाबाद और फूलपुर की कहानी क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि आज हम जिस माफिया की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसकी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। क्या ही संयोग है कि जब नेहरू और लोहिया लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसी साल यानी साल 1962 में शहर इलाहाबाद में ही खूंखार अपराधी अतीक अहमद पैदा हुआ और साल 2004 में यही अतीक अहमद इलाहाबाद से सटी फूलपुर लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव लड़ता है। चुनाव परिणाम हैरान करने वाला था। माफिया अतीक अहमद भी लगभग उतने ही वोट से सांसद बना था जितने वोट से 1962 में पंडित नेहरू सांसद बने थे, यानी लगभग 64,500 वोट से अतीक अहमद भी चुनाव जीतता है। लोकतंत्र की विडंबना देखिए कि जिस सीट से देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सांसद हुआ करते थे, वहां का सांसद अब एक अपराधी अतीक अहमद था, जिस पर हत्या, रंगदारी, फिरौती के कई मुकदमे दर्ज थे। कहा तो यह भी जाता है कि अतीक ने एक बार गांधी परिवार के किसी रिश्तेदार की ही जमीन पर कब्जा कर लिया था और इस कब्जे को छुड़ाने के लिए सोनिया गांधी ने अतीक को फोन किया था। लेकिन एक कहावत बड़ी मशहूर है, हर नेपोलियन का कोई ना कोई वाटरलू होता है। अतीक के आतंक का भी खात्मा होना तय था। अतीक कोई मामूली अपराधी नहीं था, वह अपराध की सीढ़ी से ही राजनीति की छत पर चढ़ा था। वह 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा। पूरा देश इस बात से सकते में आ गया जब पुलिस ने अपनी चार्जशीट में खुलासा करते हुए बताया कि अतीक अहमद के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से थे और ISI उसके लिए हथियार भेजती थी। तो आइए, दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी खूंखार माफिया अतीक अहमद की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर एक तांगे वाले का बेटा अतीक कैसे बना इतना बड़ा माफिया। अतीक ने राजनीति में कदम कैसे रखा, मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड में अतीक की क्या भूमिका थी, अतीक ने विधायक राजू पाल की हत्या क्यों करवाई, भारत और अमेरिका के बीच होने वाली न्यूक्लियर डील में अतीक की क्या भूमिका थी, अतीक अहमद को मारने वाले उन तीनों लड़कों का क्या हुआ और क्या अतीक अहमद के ISI से संबंध थे। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। शहर इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस शहर में गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं। जो शहर लंबे समय तक राजनीति और साहित्य का केंद्र बना रहा, जिस शहर ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, उस इलाहाबाद का एक काला अध्याय भी है और इस अध्याय को लिखा है अतीक अहमद के क्रूर कारनामों ने। अतीक अहमद को राजनीतिक भाषा में बाहुबली और माफिया की उपाधि से नवाजा जाता है। अतीक की दहशत का आलम यह था कि अदालत के जज इसके केस सुनने से इनकार कर देते थे। शहर के व्यापारी इसे बिना मांगे पैसा पहुंचाते थे। जिस शहर इलाहाबाद में अतीक के खौफ का आतंक था, इसी शहर में अतीक साल 1962 में पैदा हुआ। अतीक के पिता फिरोज इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे। अतीक का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। साल 1979 का था। अतीक की उम्र तब 17 साल थी। वह मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया।
अतीक उस समय मालगाड़ियों से कोयला चुराकर बेचने का धंधा करता था। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से कोयले के काले कारोबार में लग गया। इसी दौरान अतीक पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद अतीक का खौफ आसपास के इलाके में फैलने लगा। अतीक ने इसी खौफ को अपने अपराध की बुनियाद बनाकर रेलवे के ठेकेदारों से वसूली यानी कि एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया। अतीक जब अपराध की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे उसका उस्ताद मिल गया। उस दौर के इलाहाबाद में चांद बाबा नाम का एक बड़ा माफिया हुआ करता था। 1980 के दशक में इलाहाबाद की सड़कों पर चांद बाबा के खौफ का साया था। चांद बाबा के संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ थे। साल 1988 की बात है। एक बार जब चांद बाबा को पकड़ने की कोशिश की गई, चांद बाबा पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं आया, लेकिन चांद बाबा पुलिस के इस कारनामे से इतना गुस्साया कि उसने अपने गुर्गों के साथ पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया। चांद बाबा ने पुलिस स्टेशन पर कई राउंड गोलियां चलवाईं और बम भी फेंकवाए। इन सबके बीच अतीक भी इलाहाबाद में अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर हो चुका था। उत्तर प्रदेश के पुलिसिया इतिहास में अतीक पहला अपराधी था जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगा। अतीक को पुलिस ने कई बार पकड़ा, लेकिन चांद बाबा के रसूख की वजह से वह जेल से छूट जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इलाहाबाद की आबो हवा की तासीर ही ऐसी है कि हर आदमी नेता बनना चाहता है। अतीक लोकप्रिय तो था ही, साथ ही साथ वसूली, रंगदारी और फिरौती से उसके पास अच्छा खासा पैसा भी हो गया था। अतीक ने राजनीति में अपना दांव आजमाना शुरू कर दिया। साल 1989 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब था। अतीक विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में था, लेकिन उसकी आपराधिक छवि की वजह से कोई पार्टी उसे टिकट देने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर क्या था, अतीक ने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला लिया। सीट थी इलाहाबाद वेस्ट विधानसभा। इसी सीट से चांद बाबा भी चुनाव लड़ रहा था। अतीक ने जिससे राजनीति का गुर सीखा था, उसके सामने ही वह चुनाव मैदान में था। अतीक ने साल 1989 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। वह निर्दलीय चुनाव जीत गया। यह उसकी पहली चुनावी जीत थी। अतीक अब विधानसभा पहुंच चुका था। 1991 में अतीक एक बार फिर निर्दलीय विधायक बना। 1993 में वह तीसरी बार फिर से विधायक बना। इस बार भी अतीक को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और वह निर्दलीय ही चुनाव जीतता था। इसी साल अतीक मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से जुड़ता है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने से अतीक का राजनीतिक कद बहुत बढ़ गया। अब वह अपराधी से बाहुबली कहा जाने लगा। 2 साल बाद यानी साल 1995 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। यह घटना गेस्ट हाउस कांड के नाम से मशहूर हुई। दरअसल उस समय उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे सपा नेता मुलायम सिंह यादव। लेकिन बसपा नेता मायावती गठबंधन में रहना नहीं चाहती थी। 2 जून 1995 को मायावती बसपा विधायकों के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। सपा के विधायकों को और कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक लग चुकी थी कि मायावती सरकार से समर्थन वापस लेने वाली है। सपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। बकौल मायावती इस हमले में उनके साथ मारपीट करने की कोशिश भी की गई। इस गेस्ट हाउस कांड के पीछे भी अतीक अहमद की अहम भूमिका बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अतीक ने ही सपा विधायकों को एकजुट किया था और गेस्ट हाउस तक लेकर भी अतीक ही गया था। अतीक एक तरफ राजनीति में अपने पैर मजबूत कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में भी अपना साम्राज्य कायम कर रहा था। अतीक ने व्यापारियों से फिरौती और वसूली के धंधे को बरकरार रखा, जिसकी वजह से अतीक ने खूब पैसे बनाए। चुनाव के दौरान अतीक के गुंडे जमकर बूथ कैप्चरिंग करते। अतीक के खौफ की वजह से कोई उसके खिलाफ गवाही तक नहीं देता था। साल 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी की ओर से उसी इलाहाबाद वेस्ट की सीट से विधायक बना, लेकिन कुछ ही समय बाद अतीक ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और अपना दल कमेरावादी में चला गया। साल 2002 में अतीक ने अपना दल कमेरावादी के टिकट से इलाहाबाद पश्चिम की सीट से 5वीं बार चुनाव जीता। दुनिया बदल रही थी, देश भी बदल रहा था। देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार थी, जो देश को बदलने के लिए इंडिया शाइनिंग का नारा लगा रही थी। लेकिन दिल्ली से दूर इलाहाबाद में भी अतीक का मिजाज बदल चुका था। अतीक ने विधायक से सांसद बनने का इरादा कर लिया था।
अतीक ने सांसद बनने के लिए इलाहाबाद से सटे फूलपुर सीट को चुना। जैसा कि हम एपिसोड की शुरुआत में बता चुके हैं कि फूलपुर कभी देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की सीट हुआ करती थी। जिस साल अतीक पैदा हुआ था यानी साल 1962, इस साल फूलपुर लोकसभा सीट पर पंडित नेहरू और समाजवादी दिग्गज नेता लोहिया के बीच ऐतिहासिक चुनावी मुकाबला हुआ था। यहां एक बात गौर करने लायक है कि फूलपुर केवल प्रधानमंत्री नेहरू की सीट नहीं रही है, इसी सीट से देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी सांसद रहे हैं। अब इसी फूलपुर सीट से एक माफिया चुनाव लड़ रहा था। भारतीय लोकतंत्र की विडंबना देखिए कि इस माफिया को टिकट किसने दिया। माफिया अतीक अहमद को टिकट दिया था समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने, जो खुद को लोहिया का शिष्य बताते थे। राजनीति विडंबनाओं का ही तो खेल है, जहां दोस्त और दुश्मन अक्सर बदलते रहते हैं। अतीक ने साल 2004 में फूलपुर से चुनाव लड़ा और 64,500 वोट से चुनाव जीता। अतीक जैसे ही विधायक से सांसद बना, उसकी इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई। इस खाली सीट पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में अतीक ने अपने भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी के सिंबल से मैदान में उतारा। अतीक चाहता था कि वह फूलपुर से सांसद भी रहे और इलाहाबाद पर भी उसका कंट्रोल रहे। इसीलिए अतीक ने अपने भाई अशरफ को चुनावी मैदान में उतार दिया था। लेकिन यह मुकाबला दिलचस्प हुआ क्योंकि अतीक के भाई अशरफ के सामने बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर राजू पाल चुनाव लड़ रहा था। राजू पाल भी कोई मामूली शख्स नहीं था, उस पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इस चुनाव में अतीक के भाई अशरफ की हार हुई और बसपा नेता राजू पाल लगभग 4,000 वोट से चुनाव जीत गया। कहा जाता है कि अतीक अपने भाई की हार से आग बबूला हो गया था। यह हार अतीक के भाई से ज्यादा अतीक की हार थी। यह हार उसके इलाहाबाद पर कंट्रोल की भी हार थी, क्योंकि इलाहाबाद वेस्ट सीट अतीक का गढ़ मानी जाती थी। इसी सीट से अतीक 5 बार विधायक रह चुका था, 3 बार निर्दलीय और 2 बार अलग अलग पार्टियों से। अतीक ने विधायक राजू पाल की हत्या करवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अतीक अपनी रंजिश को इतनी आसानी से भूलता नहीं था। कैलेंडर के पन्ने बदले और तारीख आई 25 जनवरी 2005। इसी दिन अतीक के शूटरों ने विधायक राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। राजू पाल 20 सड़क पर ढेर हो गया। घटना के तुरंत बाद राजू पाल को हॉस्पिटल ले जाया गया। अतीक के शूटरों ने राजू पाल का वहां भी पीछा किया और उसके शव पर भी गोलियां चलाईं। अतीक ने खौफ पैदा करने और अपने दबदबे को दोबारा कायम करने के इरादे से यह सब करवाया था। राजू पाल की हत्या के बाद इस सीट पर एक बार फिर उपचुनाव हुआ। बसपा ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया और सपा ने एक बार फिर अतीक के भाई अशरफ को मैदान में उतारा। अशरफ यह उपचुनाव जीत गया। अतीक अपने मकसद में कामयाब हो गया। अतीक फूलपुर से सांसद था और उसका भाई अशरफ इलाहाबाद वेस्ट से विधायक। इस घटना के बाद अतीक के आतंक का विस्तार हुआ। अतीक अब केवल इलाहाबाद का माफिया नहीं था, अब वह पूरे उत्तर प्रदेश में फिरौती और वसूली जैसे कारनामे करने लगा। पूरे सूबे के कारोबारी और ठेकेदार अतीक की चौखट पर हाजिरी लगाने लगे। लेकिन राजू पाल की हत्या ने अतीक का मरसिया लिखना भी शुरू कर दिया। अतीक और उसके भाई पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। 2 साल बाद ही उत्तर प्रदेश की सियासत ने करवट बदली। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने जीत दर्ज की और सूबे की मुखिया बनी मायावती। वही मायावती जिनके साथ कभी गेस्ट हाउस कांड हुआ था और अतीक अहमद उस गेस्ट हाउस कांड में शामिल था। साथ ही अतीक ने मायावती की पार्टी बसपा के विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या भी करवाई थी। साल 2007 में 2 घटनाएं एक साथ होती हैं। पहली घटना यह हुई कि जैसे ही सपा सरकार से बाहर होती है, अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया जाता है। हालांकि अतीक अहमद अब भी सांसद था। और दूसरी घटना हुई कि मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद सूबे की सरकार ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 1 साल बाद ही अतीक ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। अतीक के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अतीक अहमद जेल में बंद था, लेकिन उसकी सांसदी अब भी बरकरार थी। आज बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2008 में जब पूरे देश में अमेरिका के साथ होने वाली न्यूक्लियर डील को लेकर चर्चा चल रही थी, तब अतीक अहमद ने भी जेल से संसद जाकर वोटिंग की थी। कभी इलाहाबाद में बमबाजी करने वाला अपराधी देश की न्यूक्लियर डील पर वोटिंग कर रहा था। अतीक ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर इस डील के खिलाफ वोटिंग की। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी भी इस डील का विरोध कर रही थी।
और बीजेपी ने भी इसके खिलाफ वोट किया था। यानी न्यूक्लियर डील पर बीजेपी और अतीक एक ही पाले में खड़े थे। उस समय अतीक जेल में था। जेल में रहते हुए चुनाव भी लड़ रहा था, लेकिन जीत अब उसकी राजनीतिक कुंडली से गायब हो चुकी थी। साल 2012 में अतीक जेल से निकला। तब तक मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश से जा चुकी थी। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता में थी। सपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अतीक को एक बार फिर सांसदी का टिकट दिया, मगर अतीक यह चुनाव हार गया। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता बदली। इस बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई। यह उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास का अजूबा संयोग था कि लगातार 3 चुनावों में 3 अलग अलग पार्टियों ने सरकार बनाई। जैसे ही बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाई, अतीक के ऊपर पुलिस का शिकंजा और बढ़ गया। साल 2018 में मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जायसवाल के अनुसार, मुझे लखनऊ से अगवा करके देवरिया जेल ले जाया गया, जिस जेल में अतीक अहमद बंद था। अतीक के गुर्गों और जेल के कर्मचारियों ने मुझे बेरहमी से पीटा। मुझसे मेरे कंपनी के पेपर पर साइन करने को कहा गया। जायसवाल के इस आरोप से पूरा सूबा सकते में आ गया। अतीक जेल में था, इसके बावजूद उसका खौफ पूरे प्रदेश में कायम था। लेकिन अब सरकार अतीक अहमद के खिलाफ थी। अपराध की सीढ़ी पर चढ़कर अतीक राजनीति की छत पर चढ़ा था। वह छत अब दरक रही थी। एक समय सियासत ही अतीक की ताकत हुआ करती थी और अब सियासत ही अतीक का मर्सिया लिख रही थी। के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक ने 2019 में भी निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ा। अतीक ने यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ा था। अतीक यह चुनाव बुरी तरह हार गया। अतीक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात के साबरमती जेल भेज दिया गया। अब आता है साल 2023। 24 फरवरी 2023 को एक और हत्या हुई। इस हत्या के तार 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड से जुड़े थे। दरअसल उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। बाद में अतीक ने उमेश पाल का अपहरण करवाकर धमकाया था कि वह अपना बयान बदल दे। साल 2006 में उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। साल 2019 में पहली बार अतीक इसी मामले में दोषी पाया गया। यह पहली बार था जब अतीक को किसी मामले में दोषी पाया गया हो। लेकिन 24 फरवरी 2023 को अतीक ने प्रयागराज में उमेश पाल की भी हत्या करवा दी। इस हत्या के बाद उमेश पाल की पत्नी ने 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ साथ इसमें अतीक के बेटे भी शामिल थे। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना किसी देरी के अतीक और उसके गुर्गों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अतीक का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अतीक उस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। अतीक को भी प्रयागराज लाया गया। 28 मार्च 2023 अतीक को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। यह पहली बार था जब अतीक को किसी मामले में सजा सुनाई जा रही थी। अतीक अहमद की कहानी का अंत भी कतई सिनेमाई अंदाज में हुआ। तारीख 15 अप्रैल 2023, दिन शनिवार। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए कॉलविन अस्पताल ले जाया जा रहा था। अतीक मीडिया के सामने लाइव था। इस बीच 3 हमलावर लवलेश, अरुण और सनी ने अतीक और उसके भाई पर ऑटोमेटिक बंदूकों से फायरिंग करनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में अतीक और उसका भाई वहीं ढेर हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन इन 3 अपराधियों ने अतीक की हत्या क्यों की? हत्या के बाद दर्ज एफआईआर में इन अपराधियों ने कबूल किया कि हम लोग अतीक और अशरफ गैंग का सफाया करके उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। फिलहाल ये तीनों जेल में बंद हैं। पहले इन्हें नैनी जेल में रखा गया था, बाद में इन्हें प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जाते जाते एक सवाल अब भी छूट रहा है, क्या सच में अतीक अहमद और उसकी गैंग का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कोई संबंध था, जैसा कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज में दिखाया गया है? दरअसल अतीक अहमद से जुड़े हथियार तस्करी मामले की जांच प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने की थी। 13 जुलाई 2023 को जांच एजेंसी ने सीजेएम कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की। अतीक अहमद के एक बालिया बयान और सबूतों के आधार पर इस चार्जशीट में दावा किया गया
कि अतीक के गिरोह IS-227 का ISI से सीधा संबंध था। लेकिन इस चार्जशीट में अतीक से जुड़े फेक करेंसी रैकेट का कोई जिक्र नहीं था, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार अतीक अहमद ने यह कबूल किया था कि उसके संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो यूपी पुलिस और अतीक अहमद ही जानते हैं। हम इस मामले को लेकर कोई अपना दावा पेश नहीं कर रहे हैं। तो यह अपराधी से नेता बने माफिया अतीक अहमद की कहानी थी। आज भी इलाहाबाद और फूलपुर के चौराहों पर अतीक के अपराध के किस्से बांचे जाते हैं। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी एपिसोड्स देखें, अपना प्यार दें, कमेंट करके बताएं कि आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।